वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12वां पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। लखनवी अंदाज इस पाठ के लेखक है यशपाल जी। सबसे पहले हम लेखक यशपाल जी, इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। यशपाल का जन्म सन 1930 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से ही उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1976 में अर्थात 1976 में हुई। इन सब बातों से हमें क्या पता चल रहा है कि लेखक के मन में क्रांतिकारी की भावना या देशभक्ति की भावना दिखाई देती है और इनकी रचनाओं में भी हम देखते हैं, बहुत सारी रचनाओं में यह भावना दिखाई देती है, यह प्रेम निहित है। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार माने जाते हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता, यह उल्लेखनीय कहानियां मानी जाती है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनाओं की विशेषता मानी जाती है। तो इस प्रकार कवि ने, लेखक यशपाल, इन्होंने उपन्यास और कहानी संग्रह लिखे हुए हैं। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज, यह जो पाठ लिखा हुआ है वह एक व्यंग्यात्मक पाठ माना जाता है। अब हम कुछ पाठ के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। यशपाल इन्होंने लखनवी अंदाज, यह पाठ भले ही व्यंग्यात्मक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन हमें एक सामंती वर्ग की भी छवि इस पाठ में दिखाई देती है। यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती। अब देखिए, अगर आप लोगों को कहानी लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? सोचने लगेंगे। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ जाएंगे। क्या लिखूं कहानी, कहानी का विषय क्या होगा, उसमें कथानक क्या होगा, तो सोच में पड़ गए ना। तो यही बात लेखक कहना चाहते हैं कि बिना कथ्य की कहानी नहीं हो सकती। अगर हमें कहानी लिखने तो उसके लिए हमें कथा की जरूरत होती है, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर, एक बनावटी जीवन शैली का आदि होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने सामंती वर्ग के एक व्यक्ति का उदाहरण देकर हमें यह बात बताने की कोशिश की है, लेकिन आज हम देखते हैं कि केवल सामंती वर्ग अर्थात राजाओं के घरानों के जो लोग होते हैं, यहाँ ऊंचे अमीर लोग जो होते हैं, उनके ही जीवन में हमें यह वास्तविक बनावटी जीवन नहीं दिखाई देता। आज हम सर्वसामान्य आम जनता के बीच में बनावटी रूप धारण किए वह जीवन व्यतीत करने पर किस प्रकार से वह विवश होते हैं, वह हम आज हमारे इर्द गिर्द में देखते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने ऐसे ही पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए जीवन की वास्तविकता से वह किस प्रकार से बेखबर है और एक बनावटी जीवन जीने के वह लोग आदी हो गए हैं और आज भी वह आदी है इन सारी चीजों से, इसका एक ज्वलंत उदाहरण इस पाठ के द्वारा हमें लेखक बताना चाहते हैं। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है।
अब देखिए सामंती वर्गों की संस्कृति को परजीवी संस्कृति क्यों कहा गया है कि हम देखते हैं यह जो सामंती वर्ग के जो लोग होते थे पहले युग में, आज यह प्रमाण कम हो चुका है कि पहले युग में वो क्या करते थे, अपने कामों को करने के लिए वह अन्य लोगों को श्रमजीवी के रूप में काम करने के लिए रख देते थे, तो उनका सारा काम वो लोग कर लेते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि ऐसे ही लोगों उस समय उनके पास धन की संपन्नता थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्गों में धन की संपन्नता न होने के बावजूद भी वह अपने झूठे शान शौकत को बनाए रखते हैं और पैसा या धन न होने के बावजूद भी परजीवी दूसरों पर आधारित जीवन व्यतीत करते हैं और वे अपने पूर्वजों की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि परजीवी संस्कृति को आज भी हम देखते हैं। अब देखते हैं हमारे इस पाठ को। इस पाठ में लेखक ने एक नवाब साहब का वर्णन किया है जिन्होंने एक खीरे के माध्यम से, खीरा किसे कहा जाता है कि देखो यहाँ पर मैंने चित्र दिखाया है और शब्दार्थ में भी आपको मैं बताऊंगी कि जो ककड़ी जैसा ही एक फल होता है लेकिन ककड़ी आकार में छोटी होती है और जो खीरा होता है वह थोड़ा लंबा होता है। और इस खीरे के माध्यम से लेखक हमें किस प्रकार से सामंती वर्ग का एक ज्वलंत उदाहरण देकर एक मिथ्या जीवन व घमंडी गर्व से युक्त जीवन जिसका आज वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, इसका वर्णन लेखक यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा पाठ की शुरुआत कर देते हैं। तो बच्चों चलो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारे पाठ का शीर्षक है लखनवी अंदाज। अब लखनऊ के नवाब का किस प्रकार से अंदाज होता है, किस प्रकार से रहन सहन का ढंग होता है, इसका वर्णन इस पाठ में किया है। इसलिए इस पाठ का शीर्षक दिया गया है लखनवी अंदाज। मुसप्पिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। अब देखिए लेखक ने इस पाठ के शुरुआत में कहा है कि वह किसी एक अन्य स्थान पर जा रहे थे और उस समय मुसप्पिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में, पैसेंजर ट्रेन से वह जा रहे थे। मुसप्पिल किसी नए स्थान का जगह इर्द गिर्द का जो स्थान होता है उसे कहा जाता है मुसप्पिल। तो मुसप्पिल के पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली मतलब जल्दबाजी में फुंकार रही थी। फुंकार, अब देखो जैसे ही ट्रेन शुरू हो जाती है तो सिटी की आवाज आती है और सिटी की आवाज आने से जो उस ट्रेन के जो पैसेंजर होते हैं, पैसेंजर किसे कहते हैं, ट्रेन में जो यात्रा करने वाले लोग होते हैं उन्हें पैसेंजर कहते हैं। तो जैसे ही वह सिटी की आवाज ट्रेन वाले का चालक दे देता है तो लोग जो नीचे उतरे होते हैं या जो चढ़ने वाले होते हैं ट्रेन में वो तुरंत चल जाते हैं और इससे हमें पता चलता है कि अब ट्रेन चलने की शुरुआत होने वाली है, ट्रेन चालू होने वाली है। तो अब लेखक कह रहे कि पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, ट्रेन की सीटी बज रही थी जल्दबाजी में। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। अब देखिए अगर आप लोग भी कहीं जाते होंगे गांव में या किसी अन्य स्थान पर जब जाते होंगे तो यात्रा करने के जो साधन होते हैं, अब बहुत सारे लोग बस से यात्रा करते हैं, कुछ प्राइवेट कार से यात्रा करते हैं, कुछ ट्रेन से भी यात्रा करते हैं या कुछ हवाई जहाज से भी यात्रा करते हैं अर्थात एरोप्लेन से। अब जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो उसके लिए पहले रिजर्वेशन करना पड़ता है, टिकट बुक करना पड़ता है। अगर लंबा समय होता है तो लोग क्या करते हैं, पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं। और उसमें भी देखो अलग अलग क्लास होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास भी होता है। लेकिन आज फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होता है और एक जनरल डब्बा होता है। जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो टिकट होते हैं वो पहले से ही बुक किए जाते हैं, रिजर्वेशन किए जाते हैं। लेकिन जो कॉमन लोग होते हैं अर्थात जनरल डब्बा जो होता है उसमें कैसे अगर चलो हमें अचानक से पता चला कि आज मुझे इस स्थान पर जाना है तो उस समय हम उस तत्काल यात्रा करने के लिए जो टिकट निकाला जाता है उसे जनरल रिजर्वेशन या जनरल टिकट कहा जाता है। आज के समय में जनरल टिकट भी होता है। लेकिन जब अगर हमें आराम से लंबा समय करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का टिकट बुक कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं टिकट से उससे ज्यादा चार्जेस लगे जाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक
लगते हैं। अब लोगों के ऊपर होता है कि किस प्रकार से टिकट आप उनको बुक करना है। अगर लंबा समय है और आराम से जाना चाहते हैं तो वह दाम अधिक देकर, टिकट का जो रेट होता है नॉर्मल रेट, उससे थोड़ा अधिक दाम पैसा रुपए देकर वह टिकट रिजर्वेशन कर लेते हैं या बुक कर लेते हैं। दूर तो जाना नहीं था, अब लेखक जो है उनको ज्यादा लंबा यात्रा नहीं करनी थी, थोड़ा नजदीक ही उनका यात्री प्रवास जो था वह था, लेकिन उन्हें आराम से जाना था, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था अधिक दाम देकर। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब देखिए, हर किसी का टिकट सेकंड क्लास लेने के अलग अलग कारण होते हैं। अब लेखक ने कौन सा कारण बताया है कि लेखक बता रहे हैं कि अब उनको जो लेखक है तो उनको कोई कहानी लिखनी होगी या कोई लिखित कार्य करना होगा साहित्य के संबंध में, तो उसके लिए थोड़ा सोच विचार करना था। और सोच विचार करने के लिए ऐसे एकांत मतलब भीड़ भाड़ का स्थान पर हम सोच विमर्श नहीं कर सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते हैं, इसलिए लेखक एकांत चाहते थे और इसलिए भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया था और उस डिब्बे में प्रवास करने जा रहे थे। और तथा एक और कारण बताया कि खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए। अब देखिए, जब हम खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हैं तो हमें बहुत सी नई बातें सूझ सकती है। इसी कारण लेखक को लगा कि अगर मैंने सेकंड क्लास के डिब्बे में अगर मैं जाता हूँ तो एक तो मुझे वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी और मुझे उसे नई कहानी लिखने के लिए, कि 1960 के बाद जो कहानी लिखी जाती है उसे नई कहानी कहा गया है, तो इस कहानी को विषय मिलने के लिए, सोचने के लिए मुझे एक अच्छा सा माहौल मिल जाएगा और जब मैं खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्य देख सकूंगा तो उसके लिए मुझे और भी नए विषय मिल सकते हैं, कुछ लिखने के लिए सूझ सकता है। इसलिए लेखक कहते कि टिकट सेकंड क्लास का ही लेखक ने ले लिया था। आगे लेखक कहते कि गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अब देखिए, कार सिटी बज चुकी थी, गाड़ी छूटने वाली थी, तो लेखक ने दौड़ दौड़ के उस ट्रेन के डिब्बे को पकड़ा था। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को लेखक को लगा था वह खाली होगा, खाली समझकर जरा जल्दबाजी में दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अब देखिए, लेखक को क्या लगा था, शायद मैं जिस डिब्बे में बैठने वाला हूँ वह डिब्बा खाली होगा, उसमें कोई नहीं होगा। अनुमान हम तर्क वितर्क लगते ना, प्रतिकूल अर्थात विपरीत। डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन का अर्थ जन मतलब लोग, और नी मतलब वहां पर लोग न होना। अब देखो, निर्जन इस शब्द में जन के आगे प्रत्यय लगाए हैं, उपसर्ग। जब शब्द के पहले शब्द लगाया जाता है तब हम उसे उपसर्ग कहते हैं और बाद में लगाया जाता है तो प्रत्यय कहते हैं। तो निर्जन में जन में नी शब्द लगने से उपसर्ग नी लगा है, इसलिए निर्जन। तो वहां जो डब्बा था वह खाली नहीं था, उसमें कोई लोग होंगे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब लेखक ने क्या देखा कि जिस बर्थ से वो जा रहे थे, जिस डिब्बे से वो जा रहे थे, वहां पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से बैठे थे। तो वहां पर एक व्यक्ति बैठा था और उसके वेशभूषा से वह पता चल रहा था कि वह लखनऊ का कोई नवाबी था। और सफेद पोश सज्जन अर्थात देखो, स्त्री वाले कड़क कपड़े पहनकर अच्छे ठीक ठाक रहते हैं, उन्हें हम सफेद पोश कहते हैं। तो सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए था कि पेड़ के हम देखते ना कि घर में कैसे बैठते हैं कुर्सी पर, उस प्रकार से पालथी मारे बैठा हुआ था। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। खीरे, अब मैंने आपको बताया था वो चित्र, खीरे जो ककड़ी का ही जैसा एक फल या उसे हम तरकारी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो वह खीरा तौली उनके बर्थ पर एक टेबल था, उस पर खिड़की के नजदीक जो रहता है उस पर तौलिया रखा हुआ था और उस पर खीरा रखा हुआ था। डिब्बे में हमारे सहसा कुछ जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया।
अब लेखक कहते हैं कि देखो, लेखक जल्दबाजी में जल्दी से डब्बा में कूद गया था और जब वो वहां पर एंट्री करता है तो सज्जन को, उस आदमी को लेखक का वहां पर आना शायद अच्छा नहीं लगा था। अब वो कभी कभी लोग चाहते ना कि हम हमारे उस डिब्बे में, उस कमरे में हम अकेले रहे, दूसरा यात्री उस कमरे में न हो, तो उसका लेखक जाने से उसका एकांत टूट गया था, इसलिए उसके असंतोष उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में ही हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शोक करते देख जाने से संकोच में हो। अब देखिए, लेखक के जब अंदर जाए तो उस सामने वाले व्यक्ति के, सज्जन पर चेहरे पर थोड़ा असंतोष की भावना निर्माण हुई। इसके लेखक ने हमें दो कारण बताए हैं। एक तो क्या है कि वह सज्जन व्यक्ति वहां पर अकेले बैठना चाहता था, एकांत चाहता था, लेकिन लेखक के वहां जाने से उसके एकांत में बाधा आ गई। एक तो ये कारण हो सकता है, या दूसरा, जब लेखक कहते कि उसने क्या देखा था, उसके तौलिए पर खीरा रखा हुआ था और खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शोक करते हुए जब लेखक ने उसको देखा तो वह थोड़ा संकोच में आ गया, अर्थात थोड़ा शर्मा गया। आप देखो, ऐसा क्यों कहा है लेखक ने अपदार्थ, खीरे को अपदार्थ क्यों कहा है? कि जो खीरा जो होता है वह सर्वसामान्य कहीं पर भी उपलब्ध हो सकता है, वह सर्वसामान्य खाने की चीज है और उसे सामान्य लोग आराम से खाते हैं, हर रोज के जीवन में वह खाते हैं। इसलिए लेखक सोचते हैं कि वह जो नवाबी व्यक्ति बैठा हुआ था लखनऊ का, वह कैसा था, अमीर था, और जब उसने लेखक के सामने उस अपदार्थ अर्थात सर्वसामान्य चीज को खाते हुए देखा तो लेखक उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, यह सोचकर वह संकोच में, अर्थात संकोच उस लेखक के साथ बातें करने में हिचकिचा रहा था। तो इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं जो परिच्छेद हमने पढ़ा उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। मुसफ्फिल, नगर के इर्द गिर्द के स्थान। उतावली, जल्दबाजी। फुंकार, सीटी की आवाज निकालना। एकांत, अकेला। नई कहानी, वर्ष 1660 के आसपास लिखी गई कहानी। प्रतिकूल, विपरीत। निर्जन, खाली। सफेदपोश, भला इंसान। विघ्न, बाधा। अपदार्थ वस्तु, सामान्य चीज। खीरे, बरसात में होने वाली ककड़ी की जाति का एक फल। देखो यहाँ पर मैंने चित्र दिया हुआ है उसका। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि लेखक किसी यात्रा पर जा रहा है, वहां पर वो कहानी लिखना चाहते हैं और उनके साथ एक भला इंसान बैठा हुआ है। अब दोनों में किस प्रकार से व्यवहार होता है, किस प्रकार से बातचीत होता है, आगे लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।